हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। हाय एवरीवन, माय नेम इज सीमा। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। जैसे कि आप सभी जानते हो, ये पॉलीमर केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो पॉलीमर केमिस्ट्री की वीडियो फर्स्ट आई थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर पढ़ा था। बेसिकली उसमें मोनोमर क्या होता है और रिपीट यूनिट क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा था। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर पढ़ा था कि होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो है वो हम 4 कैटेगरी में करेंगे। ठीक है, 4 चीज़ों पे बेस्ड करेंगे। जैसे कि बेस्ड ऑन सोर्स, पॉलीमर का जो सोर्स क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैटेगराइज करेंगे। देन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, थर्ड इज बेस्ड ऑन सिंथेसिस, और फोर्थ है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट। ठीक है, तो जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो पॉलीमर को हमने 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, क्लासीफाई किया है। तो बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के पॉलीमर होते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के पॉलीमर्स होंगे। सिंथेसिस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। और बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स, तो उसमें कितने टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। तो बेसिकली इस तरह से हम कैटेगराइज कर रहे हैं पॉलीमर को। तो अगर हम बात करें मोनोमर यूनिट की, तो आपने फर्स्ट जो लेक्चर देखा होगा उसमें आपने क्लियरली समझ में आ गया है कि मोनोमर यूनिट क्या होती है। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार पहला लेक्चर देख लीजिए, दैन उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट बेस्ड ऑन सोर्स। तो जब हम सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर को क्लासीफाई करते हैं तो पॉलीमर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर और दूसरे हम होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, उन्हें बोलते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स कौन से पॉलीमर्स होते हैं? जो नेचुरल रूप से बनते हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सब क्या है? ये पॉलीमर होते हैं। और इन पॉलीमर को हम कैटेगराइज करते हैं एज अ नेचुरल पॉलीमर्स, ये नेचुरल रूप से बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिंथेटिक पॉलीमर्स की, तो सिंथेटिक जो पॉलीमर्स होते हैं वो मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा बनाए गए पॉलीमर्स जो होते हैं, जो कि नेचुरल रूप से नहीं मिलते हैं, उसे मैन मेड पॉलीमर जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल आप बोल सकते हो कि उनको बनाया जाता है, नेचुरल रूप से वो नहीं बनते। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन जो होता है वो मैन मेड पॉलीमर होता है, यानी कि वो सिंथेटिक पॉलीमर होता है। आपने पढ़ा होगा नायलॉन, तो नायलॉन भी जो होता है वो क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो चलिए एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के बेस पे हमने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स। इनका कुछ एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और नेचुरल रबर। ठीक है, नेचुरल रबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जा सकता है। नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट पूछी जा सकती है, या फिर उसका रिपीट यूनिट पूछी जा सकती है। और नेचुरल रबर कौन सी पॉलीमर की उसमें आती है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेचुरल रबर जो होती है वो कौन सी होती है? नेचुरल पॉलीमर्स में आते हैं। अभी देखेंगे इसको भी। अगर हम बात करें वन बाय वन सभी के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट जब आप पढ़ोगे तो अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज पढ़ा होगा। तो उसमें जो अल्फा ग्लूकोज होता है उसका पॉलीमर होता है स्टार्च होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये जो है 2 फ्रैक्शन से बनता है। एक होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है। ये यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछा जा सकता है जो स्टार्च होता है वो किन 2 फ्रैक्शन से बनता है। तो स्टार्च में क्या होता है? अमाइलोज होता है और अमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, अगर आप फिर से बात करें, जो अमाइलोज होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज को। अब ये लीनियर पॉलीमर और ब्रांच पॉलीमर क्या होते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई करेंगे पॉलीमर्स को। ठीक है, क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो स्टार्च है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, और अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जो आपका
स्टार्च होता है उसमें दो फ्रैक्शन यूनिट्स कौन सी होती हैं, एक अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है। अगर हम बात करें अमाइलोज का तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज जो होते हैं इसमें लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है। अमाइलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। एंड अगर हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की तो ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है सिंपल लीनियरली इस तरह से जो जुड़ते हैं पॉलीमर, वो हो गए लीनियर पॉलीमर, ठीक है। और अगर हम बात करें ब्रांच पॉलीमर की तो जिस तरह से ब्रांच निकल आती है, इस तरह से ब्रांच निकल आती है, ब्रांच में होता है, उसे हम ब्रांच पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। ये अभी स्ट्रक्चर बेस्ड पे जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सेकंड की तो सेकंड है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। देखिए स्टार्च जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज, तो स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अगर हम बात करें सेल्यूलोज की तो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें 50% जो वुड होती है, अबाउट 50% ऑफ वुड इज सेल्यूलोज, ठीक है। तो जो वुड का 50% भाग होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। जो कॉटन होता है वो 90 to 95% उसमें सेल्यूलोज होता है, ठीक है। अगर हम बात, तो हम पढ़ रहे थे नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर में अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो भी नेचुरल पॉलीमर्स में होता है। तो जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीएमाइड्स होती हैं। दीज पॉलीमर कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं जो जॉइंट होती हैं टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये जॉइंट होते हैं अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं, और ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं, तो तब प्रोटीन्स बनते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस चीज़ का पॉलीमर है, वो अमीनो एसिड्स के होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड बेसिकली आप बोलिए। और उसके बाद जो इनके बीच में बॉन्ड्स होता है वो कौन सा होता है, वो पेप्टाइड्स बॉन्ड्स होता है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट है नेचुरल रबर्स। नेचुरल रबर्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेचुरल रबर्स। तो देखिए नेचुरल रबर्स का जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, आइसोप्रीन होती है। 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये जो है ये होती है आइसोप्रीन, ये मोनोमर यूनिट होती है नेचुरल रबर्स की। अगर हम बात करें इसकी रिपीट यूनिट की तो ये इसकी रिपीट यूनिट बन जाती है। तो ये पॉली आइसोप्रीन बन जाती है नेचुरल रबर्स जब पॉलीमराइजेशन होता है किसका, आइसोप्रीन का, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन का। तो ये नेचुरल रबड़ है पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। अब हम बात करें सिंथेटिक पॉलीमर्स की, जो सेकंड टाइप है, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन सोर्स। तो बेस्ड ऑन सोर्स पे हमने दो उसमें कैटेगराइज किया था, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर हम पढ़ चुके हैं जिसमें कौन कौन से आते हैं, सेल्यूलोज आता है, स्टार्च आता है, प्रोटीन है, नेचुरल रबड़ है, ठीक है। अब हम बात करें सिंथेटिक पॉलीमर की, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर्स विच आर मेड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर। जो मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें इसके सिंथेटिक पॉलीमर्स के, तो जैसे कि पॉलीथिलीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ठीक है। ये जो होता है पीवीसी जो होता है वो कौन सा पॉलीमर होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है, तो उनमें से आपको एग्जांपल जैसे दे दिया, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, नेचुरल रबड़ और सेल्यूलोज, और लास्ट में डाल दिया पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपको आंसर क्या देना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है पीवीसी। या फिर बेकेलाइट हो गया, नाइलॉन हो गया, डेक्रोन हो गया, तो ये सब कौन से पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है। आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि जैसे कि पूछ लिया कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, नाइलॉन, उसके बाद दे दिया है आइसोप्रीन। तो आपको पता है आइसोप्रीन से जो बनता है पॉली आइसोप्रीन, वो क्या होता है, नेचुरल रबड़ होती है, तो वो सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल है, ये आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक जो पॉलीमर है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि पॉलीथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी बोलते हैं, बेकेलाइट हो गया, नाइलॉन हो गया और डेक्रोन हो गया। तो ये हो गया था सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम बात करते हैं सेकेंड उसकी, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर।
तो सेकंड है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम जो पॉलीमर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले है लीनियर पॉलीमर, सेकंड इज ब्रांच पॉलीमर और थर्ड इज 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स। तो ये क्या होते हैं ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे स्टार्च, तो उसमें जो लीनियर पॉलीमर होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो देखिए ये है लीनियर पॉलीमर, ठीक है, ये है ब्रांच पॉलीमर और जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर जो पॉलीमर्स का होता है वो ये होता है। तो देखिए अगर हम बात करें लीनियर पॉलीमर की, तो लीनियर पॉलीमर इन सच पॉलीमर द मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जो मोनोमर्स जुड़े होते हैं वो लॉन्ग स्ट्रेट चेन के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। The various polymeric chain are, देखिए ये लीनियर पॉलीमर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हाई डेंसिटी होती है इनकी, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी वो बहुत हाई होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ चेन्स। तो चेन की जो क्लोज पैकिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसी वजह से इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, डेंसिटी हाई होती है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी हाई होता है। अगर हम बात करें लीनियर पॉलीमर्स की, तो लीनियर पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है नायलॉन और पॉली एस्टर्स जो होते हैं वो लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रांच चेन पॉलीमर्स की, तो इनमें क्या होती है, जो मोनोमर यूनिट्स आर नॉट ओनली कंबाइंड टू लीनियर चेन बट ऑल्सो फॉर्म ब्रांच अलॉन्ग द मेन चेन। जो मेन चेन होती है यानी कि लीनियर जो चेन होती है, मोनोमर यूनिट होती है, वो सिर्फ लीनियर चेन ना बना के जो ब्रांच में भी फॉर्म होती है। तो इस तरह से जो पॉलीमर बनते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रांच चेन पॉलीमर की, तो इनका जो होता है डू नॉट पैक वेल। तो इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, क्लोज पैकिंग जो होती है वो अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी आप देखिए, आप इस तरह की जो चेन्स है इनको आप एक रूम में आपको स्टोर करना है, तो आप बहुत अच्छे से स्टोर कर लोगे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि कुछ लकड़ियां हैं, जो स्ट्रेट लकड़ियां होती हैं वो आपको एक रूम में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद इस तरह की जो झाड़ी टाइप लकड़ियां होती हैं वो आपको रूम में रखनी है। तो आप बताइए कि आप कौन सी वाली जो लकड़ियां हैं वो अच्छे से उस रूम में स्टोर कर सकते हो। तो सिंपली बात है ना कि जो इस तरह की जो लकड़ियां होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, चेन में जो होती हैं, चेन टाइप में अगर जो हम पॉलीमर पढ़ रहे हैं उस तरह की होती हैं, तो सीधी जो लकड़ियां वो बहुत अच्छे से आप पैक कर दोगे। तो उसे अच्छे से पैक करने का मतलब स्पेस भी नहीं बचेगा, बहुत अच्छे से आप उसको कर दोगे। तो उनकी डेंसिटी भी हाई हो गई है, ठीक है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी हाई है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रांच की, तो ब्रांच में आप सोच सकते हो कि जो झाड़ियाँ टाइप लकड़ी होती है उनको अगर आप रखोगे तो बहुत बहुत बीच बीच में स्पेस रह जाएगा, ठीक है, तो वो अच्छे से क्या होंगी, पैक नहीं हो पाएंगी। मान लीजिए इस तरह की ये है और इसके साथ दूसरी रखनी है, तो ये आपस में भी अच्छे से पैक्ड नहीं हो पाएंगी। इसी वजह से इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ ब्रांच की वजह से अच्छी नहीं हो पाती है। तो रिजल्ट से क्या होता है, ब्रांच चेन पॉलीमर हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया, डेंसिटी कम हो गई क्योंकि कम ही तो आप उसमें रख पाओगे, और इसीलिए इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर, इनकी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगर हम बात करें एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो ब्रांच चेन पॉलीमर का एक एग्जाम्पल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि कौन से पॉलीमर के क्या होते हैं। अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर, तो ये जो लीनियर चेन्स होती हैं वो इनिशियली फॉर्म होती हैं, वो जॉइंट हो जाती हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस तरह से जॉइन होती है कि 3 डायमेंशनल जो नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस लिंक। द पॉलीमर आर कॉल्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। तो क्रॉस लिंक की वजह से ये जो क्या हो जाती है, आपस में एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना देती है। यानी कि होती तो ये भी सिंपल, जो आपकी ये चेन थी, लीनियर जो चेन थी, वो क्रॉस लिंक कर जाएंगी इस तरह से, और इस तरह से ये 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेंगी। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। तो देखिए हार्ड और रिजिड होने का मतलब भी है कि अगर आप बात करोगे, आप देखें कि कुछ लकड़ियाँ इस तरह से रखी हुई हैं, ठीक है, तो वो इतनी हार्ड नहीं होंगी, लेकिन अगर इनको आपस में ये इस तरह से जॉइंट हो जाए तो ये बिल्कुल रिजिड हो जाएंगी, ठीक है।
इस तरह से क्या हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो अगर इनकी बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर हो गया, और इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं ये एग्जाम्पल हैं किसके, 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर के। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है किसी भी पॉलीमर्स को समझने में, या फिर कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी बेसिक क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो। डाउट में नहीं रहना। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन किया था, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमने किया है, बेस्ड ऑन सोर्स हमने किया है। ठीक है, सोर्स के बेसिस पे हमने पॉलीमर को कितने उसमें कैटेगराइज किया था, 2 में किया था। कौन कौन से थे, नेचुरल और आपके थे सिंथेटिक पॉलीमर। फिर हमने सेकंड पढ़ा, सेकंड में हमने पढ़ा है कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है पॉलीमर को 3 टाइप्स के, जो कि होते हैं लीनियर चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के बेसिस पे हम इसको 2 उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन ये एक सिंथेसिस है। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बनेगा वो एडिशन पॉलीमर होगा, और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बनेगा उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन एक सिंथेसिस है एक टाइप के पॉलीमर को बनाने की। तो वो टाइप के जो पॉलीमर्स बनेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू, उन्हें हम एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर्स बनेंगे उनको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं। देखिए, पॉलीमराइजेशन मेनली अकर बाय 2 मोड्स। कौन कौन से, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज 2 मोड ऑफ सिंथेसिस पॉलीमर्स हैव बीन। तो क्या करते हैं कि पॉलीमर्स 2 टाइप के हो गए उसी के अकॉर्डिंग, क्या कहते हैं सिंथेसिस के अकॉर्डिंग। तो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमर की। तो एडिशन पॉलीमर्स में क्या होते हैं, इसमें सेम और डिफरेंट मोनोमर्स जो होते हैं सिंपली क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ऐड होके जो पॉलीमर्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं। इनकी जो रिपीट्स यूनिट होती है वो सेम होती है एज द मोनोमर। ठीक है, पॉलीमर देखिए अभी इसको पूरा देख लेते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन, in this type of polymerization the molecules of the same or different monomers simply add to one another in repetition, leading to the formation of polymer in which the molecular formula of repeat unit is the same as the monomer. Thus formed are called addition polymer. Addition polymerization generally occur अमंग मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो सिंपली आपको देखना है कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा वहाँ होगा जहाँ पर जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इथिलीन है, इसमें डबल बॉन्ड है, और ये दूसरे इथिलीन मॉलिक्यूल के साथ ऐड होके क्या बनाएगा, पॉली इथिलीन मॉलिक्यूल। तो ये कौन सा वो हो गया पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर हो गया। इसी के साथ अगर बात करें प्रोपिलीन से पॉलीप्रोपिलीन बन रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। जनरली जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो क्या कर रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू एडिशन पॉलीमर बनाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर यूजुअली विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। इसमें क्या हो रहा है, पहले वाला जो था उसमें क्या था कि एक मोनोमर है वो ऐड होगा अपने ही सेम ही टाइप के या उससे, और उसके बाद क्या बना लेगा, वो सिंपल एक मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा कि जब 2 पॉलीमर या 2 मोनोमर यूनिट जो होती हैं वो ऐड होती हैं, ऐड होने के बाद जब ये अपना बॉन्ड बना के पॉलीमर बनाती है, तो उसके साथ ही कोई दूसरा जो है छोटा मॉलिक्यूल जो होता है, लाइक वाटर
वो क्या होता है, रिमूव होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है। ऐसे कुछ भी छोटे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका लॉस भी होता है। तो अगर आप कोई रिएक्शन देख रहे हो उसमें सिंपल एडिशन हो रहा है तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन है। अगर पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन हो रही है और अगर उसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ठीक है, इसकी जो रिपीट यूनिट होती है वो सेम नहीं होती है डेट ऑफ मोनोमर, मोनोमर से के साथ सेम नहीं होती है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें एडिशन पॉलीमर हो रहा है तो एडिशन में जो ये होता है मोनोमर, ये मोनोमर है, और इसके बाद जो ये होती है इसका रिपीट यूनिट वो होती है CH2 तो यहाँ पर भी CH2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ना होकर सिंगल बॉन्ड है, वो एडिशन में यूज़ हो गया है। लेकिन जो रिपीट यूनिट है यहाँ पर भी क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर मोनोमर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एक बॉन्ड टूटने के बाद वो इधर और इधर से दूसरी यूनिट्स जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल इसमें भी हैं, 2 कार्बन इसमें भी हैं। लेकिन अगर इसमें बात करें मोनोमर यूनिट की तो यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के मोनोमर यूनिट्स हैं, ये कंबाइन होकर एक रिपीट यूनिट बनाएंगी। यानी कि सिंपल सिर्फ इसी की रिपीट यूनिट नहीं होगी, या सिंपली अगर हम बात करें ये एडिपिक एसिड इसी की यूनिट नहीं होगी, ये दोनों कंबाइन करके एक रिपीट यूनिट बनाएंगे तो वो तो मोनोमर यूनिट से डिफरेंट ही होगी। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम बात करें यहाँ पर नाइलॉन 6 की तो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन जो है, ये हेक्सामेथिलीन डाइअमीन है और ये क्या है, एडिपिक एसिड। ये दोनों मिलेंगे और इनका कंडेंसेशन जब कराएंगे तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो H2 है इसको एक बार खोल के लिख देते हैं। ये ऐसे लिखिए NH2 CH2 होल 6 और यहाँ पर क्या है NH और ये H है। ठीक है, इसका एक H और इसके जो CH2 है, यहाँ पर स्पेस बहुत कम हो रहा है, देखिए इसका जो ये OH है ये और इसका एक H मिलके क्या निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे। तो यहाँ इसका एक H देखिए, यहाँ पर ये OH और इसका एक H जब निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास बचेगा NH बचेगा और यहाँ पर कार्बन के पास क्या बचेगा, CO बचेगा। तो ये एक इस टाइप का बॉन्ड बन जाएगा NHCO, इस तरह से जुड़ जाएगा और जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बाहर निकल जाएगा H2O, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, नाइलॉन 6। ठीक है, तो ये जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है और इससे जो पॉलीमर बन रहा है नाइलॉन 6, ये कैसा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। अगर इसमें हम बात करें टेरिलीन और बेकेलाइट्स आर अनदर एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर और सेकेंड इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अगर हम बात करें सबसे पहले चेन ग्रोथ पॉलीमर की, तो चेन ग्रोथ पॉलीमर ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर। तो जो चेन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं इन्हें एडिशन पॉलीमर भी कहते हैं। दीज पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट to the growing chain carrying a reactive intermediate such as free radical, कार्बोकेटाइन और कार्बन एनाइन। आई होप आपको पता होगा कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है। देखिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है जब कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स बनता है और जो स्टेबल हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उसमें कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, देन इंटरमीडिएट के बाद फाइनल प्रोडक्ट्स बनता है। अगर हम बात करें फ्री रेडिकल्स की तो आप फ्री रेडिकल इस तरह से बोल सकते हो, जैसे हम बात करें CH3Cl की, तो अगर इसका रिएक्शन कराई जाए तो यहाँ पर अगर रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल क्या बनेगा, CH3 रेडिकल। यानी कि अगर इसमें क्या हो, होमोलिटिक क्लीवेज हो बॉन्ड का। देखिए अगर कोई बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं मान लो, ठीक है, अगर ये बॉन्ड दोनों तरफ टूटे, ठीक है, दोनों तरफ टूटने पे क्या बनेगा, यहाँ पर एक रेडिकल आएगा प्लस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों वो साझे के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड अगर बना है तो एक इसके होंगे कार्बन के और एक इस कार्बन के होंगे। तो जब ये बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एक दोनों पे चले जाते हैं और उसके बाद जो स्पीसीज बनती है उसको हम क्या
क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। तो ये हो गया रेडिकल, जिसे हम फ्री रेडिकल बोल रहे हैं। अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन की, तो उसमें क्या होता है, हिट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। जैसे CH3Cl हो गया, इसका हिट्रोलिटिक क्लीवेज हो, मतलब जो ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही उसके तरफ चले जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। और इसमें जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी CH3 से दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और Cl के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आए तो इसलिए क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये CH3 क्या हो गया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये हो गया है कार्बोकेटाइन, और Cl जो है एनाइन बन गया है। अगर हम बात करें कार्बेनाइन, तो कार्बेनाइन तब बनेगा जब इसके साथ कोई ऐसा मॉलिक्यूल जुड़ा हो, मान लीजिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, तो सिलिका टाइप का कोई हो, तो ये जब हो कि ये वाला बॉन्ड जो है इसकी तरफ आ जाए, CH3 की तरफ आ जाए, और CH3 पे इस बार अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो जब CH3 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्ब एनाइन बोलेंगे। ठीक है, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो कार्ब एनाइन, और अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। और फ्री रेडिकल आपको बता दिया है, जब क्या होगा, एक रेडिकल होगा तो वो क्या होगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस तरह के क्या बनते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। मोनोमर क्या है, पॉली इथिलीन हो गया तो इससे पॉलीइथिलीन बन गया है। प्रोपिलीन हो गया तो पॉलीप्रोपिलीन बन गया है। ब्यूटाडाइन से पॉलीब्यूटाडाइन बन गया है। टेट्रा फ्लोरोइथिलीन से पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन बन गया है, जिसे हम PTFE बोलते हैं, जिसे हम टेफ्लॉन बोलते हैं। टेफ्लॉन बेसिकली वो होते हैं नॉन स्टिकी बर्तन, आप लोगों के होते हैं ना, वो किचन में यूज़ होते हैं, तो उसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं। अगर पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या बन रहा है, PVC बन रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बन रहा है, जिसे हम PVC भी बोलते हैं। पाइप्स वगैरह में ये यूज़ होता है। आइसोप्रीन हो गया है, और इससे सिस पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर्स भी बनती है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके चेन ग्रोथ पॉलीमर्स के, जिनको हम एडिशन पॉलीमर भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता है। द चेन ग्रोथ पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस विच इन्वॉल्व चेन रिएक्शन। द मोस्ट कॉमनली यूज रेडिकल इनिटिएटर। देखो रेडिकल जब बनता है तो उसके लिए ना रेडिकल इनिटिएटर की जरूरत होती है, यानी कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करने वाला, तो रेडिकल को बनाने वाला रेडिकल इनिटिएटर जो होता है, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया। तो जो पेरोक्साइड होते हैं ना, ये लीड करने में, यानी कि जो फॉर्मेशन होगा रेडिकल का, उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर आर गिवन इन द टेबल अबव। तो अबव जो है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, चेन ग्रोथ पॉलीमर के। अगर इसके बाद हम करें ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन इन द टेबल आर होमोपॉलीमर, तो आपको याद आ रहा होगा कि होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं। एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ चेन ग्रोथ कोपॉलीमर इज ब्यूना एस इन्वॉल्विंग 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टेरीन एज ए मोनोमर यूनिट एंड मोनोमर्स। देखिए तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं, ये कैसे, होमोपॉलीमर में मैंने बताया था सेम मॉलिक्यूल, यानी कि इथिलीन के साथ ही इथिलीन मोनोमर और उसके साथ दूसरा इथिलीन मॉलिमर कंबाइन होने के बाद जो बना रहा है वो कौन सा पॉलीमर है, पॉलीइथिलीन बना रहा है। तो ये सब क्या है, होमोपॉलीमर है, यानी कि इनमें जो मोनोमर यूनिट है वो सेम है। अगर हम बात करें कोपॉलीमर की, यानी कि दो अलग अलग टाइप के जब पॉलीमर मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं, यानी दो अलग अलग टाइप के मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, तो वो कौन सा होता है, कोपॉलीमर होता है। तो जैसे अगर हम बात करें ब्यूना एस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ब्यूना एस में क्या क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन होता है और स्टाइरीन होता है। तो ये कौन सा मोनोमर होता है, दो मोनोमर यूनिट होती हैं, तो ये जो पॉलीमर होता है ये कोपॉलीमर होता है, और ये एग्जाम्पल है चेन ग्रोथ पॉलीमर का। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की, तो इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन से बनते हैं। ईच सच रिएक्शन इन्वॉल्व द कंडेंसेशन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू डाइफंक्शनल मोनोमर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस डाइमर्स विच इन टर्न प्रोड्यूस टेट्रामर्स एंड सो ऑन विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। जैसा आपको बताया था कौन कौन से, वाटर, अमोनिया, HCl, etc. Since in this process the polymer is formed in stepwise manner is called step growth polymer, and the process is called step growth polymerization. In contrast to chain polymer, the formation of step growth polymer does not occur through chain reaction involving free radical, carbanion, carbocation or reactive chemicals.
species. Some typical examples of स्टेप ग्रोथ पॉलीमर आर गिवन बिलो। जो ये इस टेबल में है कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर के। तो हेक्साइथिलीन डाईअमीन और एडिपिक एसिड, जैसे कि आपने देखा था किससे क्या बन रहा था, नाइलॉन 6,6 हो गया। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट बनता है। और ये सेकंड एग्जांपल है पॉलीएस्टर या टेरेलिन का। तो देखिए इसमें जो है आपसे पूछा जा सकता है कि बेकेलाइट का जो मोनोमर यूनिट्स कौन सी होती हैं। तो मोनोमर यूनिट्स कौन सी है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। जब दो मोनोमर, जो दो डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट से मिलकर एक पॉलीमर बनता है तो उसको हम कोपॉलीमर भी बोलते हैं। तो ये जो तीनों एग्जांपल है कोपॉलीमर के, क्योंकि इसमें क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर यूनिट्स हैं, वो मिलके एक पॉलीमर बना रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ख़त्म होता है। तो एक सिंपली रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो पढ़ा था पॉलीमराइज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, सबसे पहले हम उनको कैटेगराइज किया है 4 कैटेगरीज में, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, बेस्ड ऑन सिंथेसिस, और थर्ड इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट। ये 4 उसमें कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। फिर उनको फर्दर कैटेगराइज किया था। अगर हम फर्स्ट की बात करें, जो फर्स्ट है उसमें क्या था, बेस्ड ऑन सोर्स के अकॉर्डिंग हमने बताया था एक नेचुरल पॉलीमर और सेकंड इज सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक जो पॉलीमर होता है, ये 2 पॉलीमर्स हैं, ये बेस्ड ऑन सोर्स के अकॉर्डिंग है। नेचुरल में कौन कौन से थे आपके, स्टार्च था, सेलुलोज था, प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब क्या आते हैं, नेचुरल रबड़ हो गया, ये नेचुरल पॉलीमर हो गए। दैन उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर, नाइलॉन वगैरह जो हो गए। उसके बाद हमने बात की थी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में हमने कौन से पॉलीमर की बात की थी, एक लीनियर पॉलीमर की बात की थी। लीनियर जो पॉलीमर होते हैं इनकी जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका हाई डेंसिटी होती है इनकी, और जो इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा हमने पढ़ा था ब्रांच चेन। तो जो ब्रांच चेन होती है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, डेंसिटी लो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्रांच की वजह से इनकी पैकिंग जो एफिशिएंसी है वो अच्छी ना होने की वजह से वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कम्पेयर टू लीनियर पॉलीमर। और उसके बाद हमने थर्ड बोला था 3 डायमेंशन नेटवर्क पॉलीमर। तो उसमें क्या होता है कि जो चेन होती है वो साइड से भी क्या कर जाती है, नेटवर्क बना लेती है। तो इसकी क्या हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे क्या हो जाती है, ये रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बेस पे। थर्ड हमने बोला था सिंथेसिस के बेस पे। सिंथेसिस में हमने 2 देखे थे, एक एडिशन देखा था। एडिशन सिंपल वहाँ हो रहा था जहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो वो क्या होता था, जैसे पॉलीथीन इथिलीन मॉलिक्यूल से मोनोमर यूनिट से जो पॉलीमर बन रहा है वो क्या, पॉलीइथिलीन बन रहा है। तो ये एडिशन पॉलीमर हो गया। सिंपल क्या होता है, एडिशन होता है। दैन अगर उसके बात करें कंडेंसेशन पॉलीमर में लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि H2 हो गया, अमोनिया हो गया और CO2 हो गया, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो हो लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कंडेंसेशन रिएक्शन में होता है। और आप बोल सकते हो कि 2 पॉलीमर मोनोमर यूनिट मिलके क्या बनाती हैं, एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। सिंपली अगर हम बात करें नाइलॉन 6,6 की, तो नाइलॉन 6,6 में कौन कौन से वो होते हैं, नाइलॉन 6,6 में सिंपली जो होते हैं हेक्सामेथिलीन डाईअमीन और एडिपिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था चेन ग्रोथ पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। जो चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है वो एग्जांपल होता है, उसको हम एडिशन पॉलीमर भी बोल सकते हैं, और जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है उसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर भी बोलते हैं। इनके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। तो आई होप आपको ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है समझ में आया होगा। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट। तो आप वीडियो के उसमें जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।